हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से और प्यारे से यूट्यूब चैनल वन शॉट पे। और आज अपन लोग करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। और आज के जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, या क्लास 11 या क्लास 12 की फिजिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे फिजिक्स क्या है। दूसरा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी का फिजिक्स के अंदर क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, या और हम उसके बाद देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि किस तरीके से हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा जो टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का दैट इज यूनिट्स। ठीक है, हम सीखेंगे कि यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स का रोल क्या है फिजिक्स के अंदर, क्यों यूनिट्स को जो है हमें आनी चाहिए, या क्या इंपॉर्टेंस है यूनिट्स का। इसके बाद हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, और इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपने लोग लिखेंगे, आज मतलब ऐसा होता है ना कि फ्री गणित हो गया, क्लास 11 एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर, और नाम है चैप्टर का यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हमने बताया था कि जो क्लास 11 की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो असलियत में ये नहीं है। वो जो चैप्टर था वो था फिजिकल वर्ल्ड। तुम देखोगे तो सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो फिजिकल वर्ल्ड है। लेकिन हमने बोला था ना कि ऐसा नहीं कि वो हम पढ़ लेंगे, नहीं। जो अभी जितनी चीजें हमने तुम्हें बातें करी थी ना, शुरू से लेके अंत तक पूरा सिलेबस डिस्कस करा था, वो एक तरीके से वो ही पार्ट है उसका फिजिकल वर्ल्ड का। मतलब वहां में तुम्हें क्या कोशिश करी गई थी उस चैप्टर में, हमने बोला था तो सबसे पहले आए थे कि फिजिक्स के लिए तीन चीजें चाहिए पड़ेंगी अगर तुम सच में चाहते हो कि हमारी फिजिक्स अच्छी हो। तो तीन चीजें हैं, वो पहली चीज थी इंटरेस्ट, और दूसरी चीज थी तुम्हारा फोकस होना चाहिए, और तीसरी चीज थी तुम्हारा हार्डवर्क होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर हैं तो फिजिक्स तुम्हारी अच्छी है, कोई रोक नहीं पाएगा। एक साथ और एक चीज और साथ में होनी चाहिए कि भाई थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए, और मैथ जितनी आएगी फिजिक्स में वो हमने एक टॉपिक बना दिया ना मैथमेटिक्स का, उसमें सीख लेंगे। जो बायो वाले हैं उन्हें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो हमने तो जो कल हम काम कर रहे थे वो असलियत में इस पे कर रहे थे। हमने तुमसे बोला था, कई सारे उदाहरण दिए थे कि जैसे लोग बोलते हैं कि थर्मोडायनामिक्स जो है वो सबसे टफ चीज है, तो हमने बोला था कि जिस टॉपिक में तुम ये पढ़ोगे कि फ्रिज कैसे बनते हैं, फ्रिज कैसे काम करते हैं, वो चीज क्या टफ हो जाएगी? नहीं, मतलब वो इंटरेस्टिंग चीज है कि यार सीखेंगे। हम लोग बोलते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बोरिंग चीज है, तो हमने ये भी बोला था कि एरोप्लेन वगैरह कैसे, वो सब उसमें सिखाएंगे, तो क्या वो बोरिंग चीज है? नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है। तो हमने कल क्या काम करा था, इस पे इंटरेस्ट पे काम करा था। तो वो हमने बोला था कि इसमें क्या है कि भाई यही मेरा काम है, टीचर का सिर्फ यही काम होता है असलियत में जो चीज है। बाकी ये दोनों जो काम होते हैं वो सिर्फ बच्चे के हैं। ठीक है, फोकस और हार्डवर्क कितना वो कर रहा है, ये सारी चीजें। तो ये, और जो क्लास जो एनसीईआरटी की जो फिजिकल वर्ल्ड वाली किताब है वो सबसे पहले एक तो वो तुम्हें ये बताएगी कि फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला उसका हेडिंग है व्हाट इज फिजिक्स, सबसे पहला लाइन है। तो पहले बताएगी वो फिजिक्स क्या होती है, फिर वो ये सब चीजें सिखाएगी कि देखो तो तुम कि फिजिक्स में तुम क्या क्या चीजें देख रहे हो, क्या मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करेगी, जो कल के लेक्चर में अपने लोगों ने करा था। तो शुरुआत तो अपने लोग यूनिट एंड डायमेंशन से कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वो टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड वो घर के लोग एक तरीके से ले चुके हैं। ठीक है, इंटरेस्ट भी लाने के लिए सारी चीजें हो चुकी हैं, बस एक जो चीज थोड़ी सी रह गई है व्हाट इज फिजिक्स वगैरह की, तो वो और देख लेते हैं। मतलब एक शुरुआत मतलब यहां से करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की शुरुआत होगी घर के लोगों की व्हाट इज फिजिक्स से। और जो कि टॉपिक पता कौन से चैप्टर का है, समझ रहे हो तुम, फिजिकल वर्ल्ड का, जो कि टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड का। तो समझ में आ गया ना वो चैप्टर अलग से क्यों नहीं लिया था, क्योंकि जो उसकी चीजें हैं वो सम्मिलित हो चुकी हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो असल में ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, ऐसा चैप्टर नहीं है। बोला ना उसका काम था इंटरेस्ट, वो अपने लोगों ने कल किया। और दूसरा काम है ये समझाने का कि फिजिक्स क्या है, ये भी कर चुके हो तुम, ये भी कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और वो लाइन तुम्हें आती है। देखो, सबसे पहले है कि फिजिक्स क्या है, तो हम बोल सकते हैं तुमसे कि फिजिक्स इज, देखो इंग्लिश समझ में आती है, थोड़ी सी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट हो जाती है। अभी हम जरा लाइन पूछेंगे इसका, वो बताना। ठीक है, फिजिक्स इज द पार्ट
ऑफ साइंस, साइंस, ठीक है, विच इन्वॉल्व, अगर इंग्लिश टू हिंदी आती है तो समझ जाओगे कि कोई नई बात नहीं लिख रहे हैं, हम वही लिख रहे हैं जो हम अभी तक कह रहे थे। फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ, जिसमें किस चीज का अध्ययन शामिल है, नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं का, मतलब प्रकृति के अंदर होने वाली घटनाओं का, ठीक है, एंड देयर लॉस। तो समझ में आ गया, इस लाइन का अर्थ समझ में आ गया। ये कोई नई चीज लिखी हमने, वही चीज लिखी जो कह रहे थे। तो सबसे पहले नोट्स बनेंगे, नोट्स में जो पहला जो पन्ना रहेगा उसमें इंडेक्स रहेगा कि क्या 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 पढ़ेंगे। जो शुरुआत होगी चैप्टर की, यूनिट एंड डायमेंशन, पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज फिजिक्स, और उसके नीचे रहेगा फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स। रटना नहीं, समझ लो एक तरीके से यही होता है। अब तुम्हें जरा समझाते हैं ना, इन पे जरा बात करते हैं कि नेचुरल इवेंट्स मतलब क्या और उनके नियम मतलब क्या, ठीक है, मतलब वो नेचुरल इवेंट जिन नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो नियम हम पढ़ेंगे। अच्छा देखना, ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये भी तुम लोग पढ़ चुके हो। अभी देखो जैसे जैसे बोलेंगे तुम लोग ये कहोगे कि ये भी चीज डिस्कस हो चुकी है। देखो हमने बोला नेचुरल इवेंट एग्जाम्पल, देखो क्या कौन कौन कैसे, मतलब किस तरीके के होते हैं नेचुरल इवेंट, ठीक है। नेचर समझ में आ चुकी है, अर्थ, ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर वाला पार्ट, एयर वाला पार्ट, और सारा क्लियर है, ठीक है। बायोलॉजी वाला पार्ट जितने एनिमल्स वो सब नेचर थी। नेचुरल इवेंट मतलब जैसे अगर तुमसे कहें रेनिंग, वर्षा का होना, ठीक है, बारिश का होना, रेनिंग एक घटना है, इवेंट। देखो ना नेचर के अंदर ही तो बारिश होती है, अर्थ ऊपर से बादल वगैरह आते हैं और पानी वर्षा होती है, ठीक। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, इवेंट, नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक घटना है, आदमी थोड़ी करा रहा है, नेचर की तरफ से हो रही है। अच्छा अगर हम तुमसे बोले लाइटनिंग, बिजली चमकना आकाश में, ये भी नेचुरल इवेंट है, प्रकृति कराती है, ठीक है। ये सारे क्या है, नेचुरल इवेंट। अच्छा मतलब एक तरीके से हम उदाहरण देते हैं कि क्या क्या चीजें नेचुरल इवेंट होती हैं। रेनिंग हो गया, लाइटनिंग हो गया। अच्छा और देखो ब्लूमिंग ऑफ द स्टार्स, ब्लूमिंग ऑफ द स्टार्स का मतलब तारों का टिमटिमाना, मतलब रात में तुमने देखा तारे टिमटिमा रहे हैं, ये भी एक तरीके से घटना है, नेचुरल है, अपने आप ही हो रही है, उसमें आदमी कुछ नहीं कर रहा। उसमें क्या आदमी तारों को टिमटिमा रहा है क्या, वो अपने आप ही हो रहा है ना सारी चीजें, ठीक है। अगर हम तुमसे कहें दिन या रात होना, डे और नाइट, ये भी इवेंट है, नेचुरल इवेंट है भाई। पृथ्वी है, ठीक है, उस पर दिन रात होता है, 24 घंटे के अंदर ही होता है सारी चीजें, तो ये भी तो एक नेचुरल इवेंट है, ये भी कोई नहीं करा रहा, ठीक। तो हम क्या कर पढ़ेंगे, फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स, मतलब इन सबको पढ़ेंगे, रेनिंग। अच्छा और क्या पढ़ेंगे, ये होती कैसे हैं। अब सोचो कि जिस चीज में तुम ये पढ़ते हो कि ये चीजें हो कैसे रही हैं, क्या कभी क्वेश्चन आता है दिमाग में कि बिजली क्यों चमकती है, और ये मतलब अभी तो रुको, अभी लिखते चले जाएंगे डे और नाइट। अब देखो कौन कौन सी चीजें, एक चीज तुम गौर करी होगी कभी कि क्या होता है कि जैसे एक सरफेस है, ठीक, और वो सरफेस है रफ, रफ सरफेस का मतलब समझते हो, जैसे सड़क, ठीक है, रफ, रफ का मतलब होता है कि जिसमें कई सारे मतलब इस तरीके से गड्ढे हो, फिर थोड़ा सा ऊपर हो, फिर गड्ढे हो, इस तरीके की सरफेस, सरफेस मतलब सतह, ठीक है। और एक सरफेस हो तुम्हारी बिल्कुल चिकनी, जिसको बोलते हैं स्मूथ, क्लियर, स्मूथ। तो एक नेचुरल इवेंट ये भी है कि भाई नेचुरली ही ऐसा होता है कि तुम इस पे तो इजीली चल पाते हो, चलते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। यहीं पे सोचो अगर आइस हो, बर्फ, ठीक है, चलने में दिक्कत होती है, नहीं चल पाओगे, 2-3 कदम रखोगे स्लिप होने लगेंगे पैर और वहीं पर रहोगे। कभी देखा तुमने टायर होता है ना कि कहीं जब स्लिपरी जगह आ जाती है तो जो साइकिल चल रही होती है वो टायर, साइकिल नहीं आगे बढ़ती है, टायर घूमता है उसी एरिया में, देखा। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी एक तरीके से नेचुरल इवेंट है, प्राकृतिक तौर पे ऐसी चीज हो रही है कि भाई इस पे तो इजीली चल पाते हैं, इस पे नहीं चल पा रहे। और सुनो क्या क्या नेचुरल इवेंट होते हैं भाई, एक पेड़ है, वो एग्जांपल हम उसे दे रहे थे नाइन्थ का, यही चीजें अभी शुरुआत तुम्हारी ऐसी रहेगी, यूनिट तक तुम्हारी चीजें वही रहेंगी जो 9th में, चीजें बदलेंगी जब आएगा डायमेंशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 9th का नहीं है, ये
11th का टॉपिक है, ठीक है। तो हुआ क्या कि अगला देखो कि जैसे हम बोले फ्रूट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, या ऐसे ले लो कि कोई भी चीज जब तुमने एक हाइट पे ले जाके छोड़ी तो वो चीज नीचे की तरफ गई, ये भी एक नेचुरल इवेंट है, ये तुम नहीं करा रहे हो, वो अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। हो रहा नहीं हो रहा भाई, तो जो चीज जो लोग देखेंगे उनके दिमाग में आएगा कि भाई ऐसा क्यों, ये ऐसे ही क्यों हुआ कि ये नीचे गया। भाई जब हम इस चीज को एक हाइट पे ले जाके छोड़ते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो उसका नीचे जाना और एक ऊपर जा सकता है, ये तो जा नीचे ही क्यों रहा है। तो ये एक चीज, ये भी एक घटना है कि जब पेड़ से फल टूटा तो वो नीचे गिरा, दिस इज ए नेचुरल इवेंट। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है ना नेचुरल इवेंट, और इनकी लिमिट नहीं है। ये तो वो है जिनके बारे में तुम जानते हो, जो तुम देख चुके हो। कई तो ऐसे होंगे जिनके बारे में तुम जानते ही नहीं है, वो हो रहे होंगे, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक। अच्छा रुको, और दें कितना हो चुका है, देखो और सुनोगे। देखो जैसे कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से एक पत्थर बना हुआ है, या मतलब क्या हुआ है कि जैसे मान के चलो कि तुम एक झूला झूल रहे हो, झूला नहीं होता जो राउंड वाला झूलते हो, तो तुमने देखा होगा कि तुम अपने आप से कुछ इधर की तरफ धक्का खाते हो पीछे की तरफ, या अभी छोड़ दे तो तुम इधर जाके गिरोगे, होता है नहीं होता ऐसा। ये भी नेचुरल इवेंट है, नेचुरली ही ऐसा ही हो रहा होगा। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बैठे रहोगे, ठीक है, अपने आप, और कुछ नहीं करोगे, ये सब अपने आप ही होगा कि एक चीज आएगी जो तुम्हें धक्का मारेगी, वो भी क्या है, नेचुरल इवेंट। और सुनो देखो, तुम लिफ्ट में है, लिफ्ट का सिस्टम आएगा, जब तुम फोर्स पढ़ोगे तो लिफ्ट पढ़ोगे बहुत अच्छे से। होता क्या है कि जब लिफ्ट जो जैसे क्या है कि जैसे एक लिफ्ट है, ये टंगी रहती है, तुम्हें कुछ लिफ्ट के बारे में कुछ पता है। लिफ्ट में एक डब्बा होता है, उससे तुम ऊपर नीचे जाते हो, ये होता है। और असल में पता होता क्या है, जो लिफ्ट है वो इस तरीके से एक रस्सी से या कुछ भी मान लो से बंधी रहती है हाइट पे, ठीक है। तुमने देखा हो कभी जब लिफ्ट का, वो घर के लोगों ने तो देखा था ना वहां पे हॉस्पिटल में, जैसे क्या होता है कि लिफ्ट का एरिया होता है, तो कहीं पे जैसे अगर लिफ्ट तुम्हें लगानी है तो उसके लिए जब वो बिल्डिंग बन नहीं होती है तो पहले से उसका स्पेस छोड़ के रखते हैं इस तरीके से, और बहुत गहरा होता है, हर बिल्डिंग पे उसका एक वो आएगा, ठीक है, मतलब ओपन करने के लिए। और होता पता क्या है कि वो रस्सी से ऐसे बंदी, लिफ्ट उसके अंदर डाली जाएगी और वो रस्सी से, और वही ऊपर नीचे रस्सी होती रहेगी, रस्सी कहीं पीछे रोल से बंधी होगी, ठीक है, वही रोल खुलता रहेगा तो नीचे, अब वो रोल से जब वो खींचने लगेगा तो लिफ्ट ऊपर, यही तो होता है, लिफ्ट और कुछ नहीं होती, यही चीज होती है। अब हुआ पता क्या कि जैसे तुम कोई भी चीज आसमान से छोड़ते हो ना, तुमने पेन छोड़ा, ऐसे ही अगर तुम ये लिफ्ट छोड़ दो ना कि एक कैंची लो काट दो, स्ट्रिंग जो होता है काट दो, तो ये बिल्कुल वैसे ही गिरेगी जैसे बाकी चीजें गिरती हैं, लिफ्ट भी वैसे ही गिरेगी। और उस टाइम पे जब ऐसा होगा तो एक चीज होगी पता क्या, तुम्हें अपना वेट फील ही नहीं होगा, तुम्हें ये लगेगी कि हमें बिल्कुल वजन नहीं है, हम तो मतलब बिल्कुल एक अलग सी फीलिंग आएगी। या एक और चीज इसकी फीलिंग शायद तुम्हें ना हो, क्योंकि ये तो एक वैसा केस है कि मतलब लिफ्ट जब स्ट्रिंग टूटेगी, और स्ट्रिंग टूटने का मतलब एक्सीडेंट होता है, वो तो जनरली नहीं होता, लेकिन एक चीज जनरली होती है। कभी तुम वो झूले पे बैठते हो, वो वाला झूला नहीं होता, वो राउंड वाला, तो तुमने कभी देखा हो कि जब तुम भाई साहब उस झूले से नीचे आ रहे होते हो तो तुम्हें ये लगता है कि भाई हम तो कुछ है नहीं, हम हवा में ना उड़ जाए कहीं पे, होता है ना, फील होता ही है ये चीज। कभी अब जब जाना तो देखना, एक अलग सी फीलिंग आती है। मतलब हम इस चीज को बोलते हैं कि वेटलेसनेस फील होना, मतलब ये फील होना कि हमारे अंदर वेट नहीं है। तो ये भी क्या है, नेचुरल, ये क्या कोई चीज कर रही है ना, ये नेचुरली हो रहा है, यानी ये भी क्या है, एक तरीके का नेचुरल इवेंट। मतलब हजारों नेचुरल इवेंट है, हमने बोला कई तो पता है और कई हमें पता भी नहीं है। तो फिजिक्स क्या पढ़ेंगे हम, इन्हीं को पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, हम तुम्हें दिखाते जाएंगे। देखो कि देखो हमने बोला था ना कि नेचुरल इवेंट पढ़ते हो तो वो कैसे, अब होता पता क्या है, साइंटिस्ट है कोई भी, ठीक, जैसे साइंटिस्ट का काम क्या होता है, वो क्या करेगा, इन सारी घटनाओं को बहुत ध्यान से देखेगा, है वो जब भी झूले में बैठेगा तो वो ये चीज फील करेगा और इस पे कोशिश करेगा जानने की कि भाई जब हम नीचे आ रहे थे तो ऐसा क्यों हुआ कि हमें ऐसी फीलिंग आई, वेटलेसनेस की फीलिंग आई। वेटलेसनेस की फीलिंग समझ रहे हो, मतलब ये फील हुआ कि वेट मेरा नहीं है। ये एक साइंटिफिक माइंड है, और जो तुम लोगों का माइंड है वो साइंटिफिक नहीं था। अगर ये चीजें तुम नहीं सोचते हो ना, जैसे कि क्यों दिन रात होते हैं, ये सारी चीजें एक साइंटिस्ट ने सोची होंगी कोई जमाने में, तो लोगों को नहीं पता होंगी ना कि कैसे लाइटें जलती हैं, कैसे होता है ना, ये सब नहीं। तो साइंटिस्ट या ऑब्जर्वर है, उसका काम है कि वो देखे इन चीजों को ध्यान से और फिर वो ये पता करने की कोशिश करे कि ये चीजें कैसे हो रही है नेचर के अंदर। और फिर क्या होगा कि जब वो ये चीज पता करने की कोशिश करेगा ना कि ये चीजें हो कैसे रही हैं,
तो वो जो चीज एक मान के चलेगा कि भाई होना हो, जो नेचुरल इवेंट हो रहे हैं नेचर के अंदर, ये कुछ नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब समझना, जो नेचर है ये हमारी अर्थ, ठीक, और अर्थ का वो पूरा नेचर है, ठीक है। नेचर हमें एक्सप्लेन कर दिया था, नेचर क्या चीज थी। तो वो कह रहा है कि जो नेचर है उसने कुछ लॉ बना रखे हैं, नियम। ये हम चीज जो बोल रहे हैं अभी, हम एक उदाहरण देंगे उससे तुम्हें सब सेट हो जाएगा। नेचर ने क्या बना रखे हैं, नियम, प्रकृति के कुछ नियम बना रखे हैं। उन नियम के अकॉर्डिंग ये सारी घटनाएं चलती हैं, चाहे रेनिंग हो, लाइटनिंग हो, ब्लूमिंग ऑफ स्टार, कुछ भी, ये कुछ ना कुछ नियम के अकॉर्डिंग ही चल रही होती हैं। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एक तो हम ये पढ़ते हैं कि वो नेचुरल इवेंट कैसे हो रहा है, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे का लॉ क्या है, किस नियम के अकॉर्डिंग वो घटना हो रही है। समझ में आ गया फिजिक्स क्या है। नेचुरल इवेंट, लॉ का मतलब समझ में आएगा, ये कौन से नियमों की बात हो रही है, जिन नियमों के अकॉर्डिंग नेचर के अंदर इवेंट हो रहे हैं, जिन नियमों के अकॉर्डिंग ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अब एक उदाहरण देंगे और जो चीज हमने बोली ना वो दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी। देखो उदाहरण क्या है, और ये नियम आदमी नहीं बनाया हुआ है, नियम नेचर ने बना रखे हैं। आदमी तो बस क्या कर रहा है, उन्हें जानना है, ठीक है, जानने की कोशिश कर रहा है कि ये घटना हो रही है तो उसके पीछे का नियम क्या होगा, तो ये सारी चीजें, ठीक है, आदमी ने बनाए नहीं है, ये नेचर ने बनाए हैं, पहले से ही बने हुए हैं। बस हम क्या करते हैं, जानते हैं। साइंटिस्ट क्या करेगा, कई सारी चीजें देखेगा, फिर वो नियम बना के रखेगा, वो अनुमान लगाएगा यही नियम होगा, और फिर अपने लोग क्या करेंगे, वही नियम पढ़ते हैं। अच्छा, फिर आता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, ये भी चीज आनी चाहिए, एप्लीकेशन। अब एक उदाहरण देते हैं, जो से भी दे रहे थे हम, तब तुम्हें देखो चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमने बोला ना कि पेड़ से फल का टूट के नीचे की तरफ गिरना एक घटना है, हमने बोला तो तुम्हें नेचुरल इवेंट है। अब जरा देखो ना क्या हुआ था असल में। देखो यार, इसमें यूं खत्म हो गई। देखो असल में क्या था, उस दिन हम एग्जांपल दे रहे थे कि जो न्यूटन थे वो पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, और पेड़ से क्या होता है कि फल टूट के नीचे गिरता है, और पेड़ से फल का टूट के नीचे गिरना क्या है, नेचुरल इवेंट है कि नहीं है। अब हुआ क्या कि जब वो नेचुरल इवेंट हुआ तो न्यूटन के दिमाग में आई कि भाई ये इवेंट हुआ कैसे, ठीक है, वही चीज आई उनके दिमाग में कि कैसे हो रही है ये, कि जब पेड़ से फल टूट रहा है तो वो नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो इस चीज, तो अब न्यूटन ये चीज मान के चलेंगे कि प्रकृति ने कुछ नियम बना रखे हैं, उन नियम के अकॉर्डिंग ही सारी इवेंट होते हैं। तो ये जो इवेंट हो रहा है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई नियम रहा होगा, वो नियम पता करने की कोशिश न्यूटन लग जाते हैं कि कौन सा लॉ है, और लास्ट में जो न्यूटन ढूंढ के लाते हैं नियम, वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले ही टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर का। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ये जो चैप्टर हमने तुम्हें गिनाए थे इनमें तुम पढ़ोगे क्या, इनमें वही नियम पढ़ोगे और वो नियम का एप्लीकेशन और पढ़ोगे। अब देखो समझ आएंगे, ये जो न्यूटन वाली घटना है ये भी उदाहरण देते हैं। और जो बात हमने कही थी, ये लाइन ध्यान में आ गई, फिजिक्स को क्या है, तो फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट एंड लॉज। लॉज मतलब वो नेचुरल इवेंट जिन नियम के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, वो वाले लॉज, ठीक। अब एक घटना लेते हैं और सारी चीजें इसमें सेट हो जाएंगी। देखो देखो ये समझते हैं कि एक साइंटिस्ट किस तरीके से काम करता है, ये समझेंगे अपने लोग कि कैसे देखो चीजें होती हैं। जैसे मान के चलो कि ये पेड़ था, फिर से उसे दे रहे थे और इसमें थोड़ा तुम्हें थोड़ा बृहद रूप से देंगे, क्या मतलब बड़े तरीके से। अब देखो, तो न्यूटन बैठे थे, तो घटना हो रही है, एक नेचुरल इवेंट हुआ कि भाई फल टूटा और नीचे की तरफ गिरा, और न्यूटन जो थे वो भाई ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब होगा क्या, फल टूट के नीचे गिरा, यानी कि समझ में आ गया तुम्हारे, एक नेचुरल इवेंट हुआ, मानते हो, नेचुरल इवेंट अकर्स मतलब घटित हुआ, ठीक। न्यूटन जो कि एक कौन है, साइंटिस्ट। अब देखो किस तरीके से अप्रोच रहती है, साइंटिस्ट, न्यूटन है एक साइंटिस्ट। उनने क्या किया, ये इवेंट ऑब्जर्व किया, देखा ध्यान से, और ये पता करने की कोशिश करेंगे वो कि ये इवेंट हो कैसे रहा है, ठीक है, कि पेड़ से फल टूट के नीचे कैसे गिर रहा है। अब न्यूटन जब ये चीज पता करने की कोशिश करेंगे ना, तो न्यूटन ये चीज मान के चलेंगे कि भाई नेचर के अंदर जितने भी इवेंट हैं वो कुछ ना कुछ नियम के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। जो लॉ किसने बनाए हुए हैं, नेचर ने खुद से बनाए हुए हैं वो नियम, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी कि ये जो घटना हो रही है, ये वाला जो इवेंट है, इसके पीछे भी एक लॉ है, और जो लॉ किसने बनाया,
नेचर ने खुद से बनाया। अब न्यूटन जब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हो रही है, तो न्यूटन जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का लॉ क्या है, ठीक है। और जब वो अल्टीमेटली न्यूटन ये चीज पा लेंगे तो उन्हें वो लॉ पता कौन सा मिलेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखना कैसे घटना देखो एक्सप्लेन होती है। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे पहुंच गए न्यूटन, और ये लॉ पता क्या कहता है, ये नियम कहता है इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, सोचना बात सुनना, इन दिस यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, ना अर्थ की ना मार्स की, किसी की नहीं, सबकी, पूरे के पूरे यूनिवर्स में तो सारी चीजें आ गई। इन दिस यूनिवर्स ईच टू मासेस, वर्ड पे जाना, प्रत्येक दो मास अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाई ए फोर्स नेम्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर का, ये वहां पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं समझ में आया या याद ना हो, याद करने की कोशिश मत करना, एक मतलब दिमाग में उस चीज को समझने की कोशिश करना कि फिजिक्स में देखो कैसे अप्रोच रहती है साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट ने पहले इवेंट को देखा, दूसरा उसने एक स्टेप क्या किया कि वो इवेंट जानने की कोशिश करी कि ये क्यों हो रहा है, और तीसरा उसने जानने की, जब ये वो जानने की कोशिश करेगा ना कि वो इवेंट हो क्यों रहा है या कैसे हो रहा है, तो वो उसके पीछे क्या लॉ जानने की कोशिश करेगा, और लॉ जब वो प्राप्त कर लेगा, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने, अब फिर वो उसके बेस पे वो घटना एक्सप्लेन करेगा। ये क्या मास मतलब समझते हो, देखो हर चीज जिसके पास एक तरीके से जिसको आप तौल सकते हो, जैसे ये है, इसको वेइंग मशीन में रखोगे तौल जाएगा ना, ये कुछ निकल के आएगा, यानी कि ये मास है, ऐसे समझ लो। मास मतलब अभी हल्का हल्का, ठीक है। अब सोचो तुम, हम मास है कि नहीं है, ये मास है कि नहीं है, सब मास है, चारों तरफ देख रहे हो, तुम भी मास हो, ये हर चीज भाई, इसका वजन कुछ तो होगा। जिस अब ऐसे ही अर्थ भी मास है कि नहीं है, अगर हम पूरी की पूरी अर्थ ले लें तो ये अर्थ मास है कि नहीं है, ये बताओ, है भाई। वजन इसका भी होगा, ज्यादा सही, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन होगा, ठीक, तो वो मास है। तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहा है इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, इन दिस होल यूनिवर्स ईच टू मासेस, प्रत्येक दो मास अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। ये बात क्लियर हुई, अब समझना किससे अट्रैक्ट, देखो कोई भी चीज अट्रैक्ट हो रही होगी अगर, तो वो एक फोर्स की तो उससे हो रही होगी भाई। ये ईच अदर का मतलब है ये वाला जो चीज है वो इसको खींच रहा है, और ये वाला जो चीज है वो इसको खींच रहा है। मतलब अब देखना, ये लॉ देखना, अब मतलब तो इसका ये हो गया कि भाई अगर ये और ये भी अगर मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, वो कह रहे हैं इन दिस यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में तो सब आ जाएगा ना, और ईच टू मासेस मतलब ये भी अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींच रहे हैं बाई ए फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो कहते हैं कि देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या है कि ये कुछ ऐसे रहा होगा, ये रही होगी तुम्हारी अर्थ, रही होगी, ऐसे तो होता है, हमने बोला ना कि जितने पेड़ होते हैं वो सब अर्थ की सरफेस पे होते हैं इस तरीके से। हुआ क्या होगा कि अर्थ एक मास है, ठीक, मास है, ठीक है, और ये जो है ये भी एक मास था, जो पेड़ पे फल लगा हुआ था वो भी एक मास था, या ये मार्कर अगर हम अर्थ से हाइट पे रखते हैं तो ये भी मास है, अर्थ भी मास है। तो होता पता क्या है कि दोनों मास है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम फोर्स से करते हैं, पता है। ये इसको भी पृथ्वी इसको जिस फोर्स से खींच रही होगी, ये भी पृथ्वी को उसी तरफ से अट्रैक्ट कर रहा होगा ऊपर की तरफ। तो अभी चूंकि ये बंधा हुआ था तो सारी चीजें बैलेंस थी, जैसे ही इससे टूटा, चूंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही थी और ये थोड़ी इसको अर्थ को अपनी तरफ खींच के ला सकता है, अर्थ ने इसको खींच लिया उसी से, ठीक। थोड़ी थोड़ी चीज क्लियर हो रही है। तो ये घटना एक्सप्लेन हो गई, नहीं हो गई, ये नीचे क्यों गिरा, यही अप्रोच है। अब न्यूटन पता क्या करेंगे, बोले भाई आए, उन्होंने लिख दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चैप्टर आ गया तुम्हारा फिजिक्स में, यूनिवर्सल लॉ मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर आ गया। अब पता क्या होगा, अब साइंटिस्ट न्यूटन ने ये चीज जान ली, अब न्यूटन क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन मतलब ये जो नॉलेज है ना, इसको यूज करेंगे। अब यूज देखो कैसे होती है। तुमने सुना है कि ये अर्थ है, अपने लोग सैटेलाइट बना के भेजते हैं रॉकेट वगैरह से, उसको सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेंड करते हैं, और वो सैटेलाइट इस तरीके से अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है और एक तरीके से निगरानी रखती रहती है ऊपर से। सुना होगा, ये देखा होगा। जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम तुम्हारा आजकल है, जितनी सिम वगैरह ये सब चीजें नहीं होती हैं, ये सब आजकल किससे, सैटेलाइट से। जो डिश वगैरह चलती है तुम्हारे घर में, वो सारी सैटेलाइट उसकी अलग से भेजी जाती है। सोचो तुम, कम्युनिकेशन सिस्टम तुम्हारा, और सैटेलाइट को भेजने के वहां पे सेट करने में जो नॉलेज है ना, इसकी देख रहे हो किस तरीके से वो नॉलेज बंदे ने यूज करी। मतलब बंदे क्या, उसने ये नॉलेज का बेस दिया, उस बेस पे साइंटिस्ट आते गए और अप्लाई करते गए, और पूरा चैप्टर तुम्हारा बना यूनिवर्स मतलब ग्रेविटेशन। उसमें सबसे पहला बेस यही है
और फिर इसके एप्लीकेशन है। तो फिजिक्स में देख रहे हो क्या क्या पढ़ते हो तुम। पहला पढ़ते हो तुम उस इवेंट के बारे में कि वो इवेंट कैसे होती है, क्या होती है। फिर पढ़ते हो उस इवेंट के पीछे का लॉ क्या था, और जब वो लॉ जान लेते हो तो पढ़ते हो कि उस लॉ को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने पर्पस के लिए, अपने यूज के लिए। सारी चीजें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी चीज बेकार की नहीं पढ़ाई जाती तुम्हें। बायोलॉजी में क्या होता है तुम जानते हो ना, अपनी बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में। और करते क्या जरूर, और जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तुम अपने शरीर के बारे में जानोगे ना, तभी अगर तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ फॉल्ट होगा तो उसे ठीक कर पाओगे। बिना जाने तुम उसे क्या ठीक कर पाओगे बताओ। वो तो ऐसे क्या बाइक में होगा, जैसे बाइक है उसके बारे में जो उसके हर पार्ट के बारे में जानता है ना, वो ही बंदा उसे ठीक कर सकता है। बाइक को सब थोड़ी कर लेंगे। तो यही चीज होती है कि मतलब तुम्हें बॉडी के बारे में बताया जा रहा है पूरा, तभी तुम उससे खेल सकते हो, तभी सही सही कर सकते हो। और अपने फायदा, भाई सही करने का मतलब क्या, हमारा फायदा। तो यही चीज होती है, अपने फायदे के लिए यूज कर पाना। तो फिजिक्स में भी यही कर रहे हैं, समझ में आ गया। पहले लॉ देंगे और फिर हम क्या पढ़ेंगे, लॉ का एप्लीकेशन। तो अब जो टॉपिक, जो पहला जो टॉपिक था मेरे हिसाब से इससे बढ़िया तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, कि फिजिक्स क्या है, इस बात का जवाब है ये पूरा जो अब तक हमने दिया ना। तो 3 चीजें तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, आ जाओ। मतलब एक चीज रहनी चाहिए, फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, नेचुरल इवेंट आएंगे, ठीक है, और वो इवेंट जिन लॉ पे बेस्ड होंगे वो लॉ आएंगे। और फिर क्या होगा कि ये जो पूरी की पूरी नॉलेज है इसका एप्लीकेशन आएगा, कि किस तरीके से हम इसको अपने पर्पस में यूज करें। जैसे हीट और टेम्परेचर की नॉलेज कहाँ यूज होती है, रेफ्रिजरेटर, है कि नहीं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की नॉलेज कहाँ यूज होती है, एरोप्लेन। ऐसे ही हम पढ़ना बेकार नहीं है, ऐसा नहीं कि बेकार नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। असलियत में पढ़ पढ़ा के हम क्या करते हैं कि नॉलेज यूज करते हैं ना, हमें अपने फायदे के लिए। एरोप्लेन बनाया मतलब अपने फायदे के लिए यूज करा। तो ये सारी चीजें करके लोग फिजिक्स के अंदर डील करते हैं। हो गया, तो पहला जवाब मिला कि फिजिक्स क्या है। अब देखो दूसरा जवाब सुनो। पहला टॉपिक तुम्हारा कवर हो गया है, अब वो टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, और इसका वो डेफिनेशन तो याद ही होगी वो उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखो। अब आता है वर्ड एक आएगा तुम्हारे सामने, वो होगी फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये सब 9th का है, अगर ध्यान से देखो तो सारी चीजें 9th की हैं। अभी हम उससे भी यही चीजें डिस्कस कर रहे थे। चीजें हमने बोला ना कहाँ तक सेम रहेंगी, यूनिट तक। डायमेंशन में चीजें चेंज होती है। डायमेंशन में क्या होगा कि उतना 9th का सिलेबस नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और जल्दी पढ़ेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी और क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये शायद तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सुना भी है। कल घर के लोग बात कर रहे थे ना फंडामेंटल, उस पे जब हम उसे पढ़ा रहे थे तो थे शायद तुम लोग हैं। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्यों जरूरत है। देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, वहां पे न्यूटन ने क्या करा कि भाई लॉ बनाया ना उन्होंने, सुनना, उन्होंने लॉ क्या बनाया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था। ठीक है, उस घटना के पीछे, और वो लॉ था क्या कि ईच 2 मासेस। अच्छा एक क्वेश्चन तुमने नहीं करा, क्वेश्चन एक उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि हम बोल रहे हैं कि ईच 2 मासेस इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, यानी कि मतलब ये है कि अगर ये पेन और ये एक मास है, ये भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि ये इसकी तरफ चला गया, नहीं होता। लेकिन वहां पे हो जाता है, वहां पे अर्थ जो है वो उसे खींच लेती है, नहीं खींच लेती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ये क्वेश्चन आता है। हम जब बोल रहे हैं कि इन दिस यूनिवर्स, अब सुनना स्टेटमेंट देखो, ईच 2 मासेस अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स, ये हम वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ हमने। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ भी। अब सुनना देखो, ये उन्होंने नियम दिया था। फिजिकल क्वांटिटी पता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी बेस है फिजिक्स का। जैसे 1 से लेके 9 तक की गिनती, 1 से लेके 9 और 0। मैथ जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो इससे बाहर नहीं खेल सकते तुम। कि कुछ भी नंबर आएंगी वो भी इन्हीं से नहीं होंगी। कितना भी नंबर सोच लो, इन्हीं बनेगा, कोई नया बना दोगे क्या, नहीं है। और क्या है कि फिर तुम करते क्या हो, सबसे पहले तुम सीखते हो 4 + 3, फिर तुम सीखने लगते हो 4 3 + 5 4, क्या होता है, यही तो एडिशन सीखते हो। तो खेल तो इन्हीं से रहे हो ना असलियत में। यानी कि जिस तरीके से जो मैथ पूरा का पूरा सब्जेक्ट है एक, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट को अगर तुमसे कह दिया जाए कि उसका कोर क्या है, ये
यही कोर है, मतलब इसी से शुरुआत होती है मैथ की। उसी तरीके से सेम वही तरीके से फिजिक्स जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है उसका कोर ये है, पूरी की पूरी फिजिक्स में। अब देखना क्यों, इसकी जरूरत क्या है देखना। हमने बोला था कि न्यूटन ने लॉ दिया, ठीक है, अब होता क्या है, अब यहां पे लिखना टू डिफाइन। देखो क्या जरूरत है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम पहले ये बात करेंगे, अच्छा वो क्वेश्चन जो था ना कि अट्रैक्ट क्यों नहीं करते एक दूसरे को, उस पर बात करेंगे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में, क्योंकि वो कुछ कैलकुलेटिव चीज से एक्सप्लेन होगी चीजें। या तुम अभी अगर अपने माइंड में टेंडेंसी बनाओ तो इसलिए बना लो कि तुम खुद सोचो, अर्थ जो है ना वो बहुत बड़ी है, ठीक है, तुम खुद सोचो क्या अर्थ एक मास है, हमने बोला, ठीक है, और वो भी एक मास था जो फल गिर रहा था, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन अलग नहीं है, कौन सी कंडीशन से, जब हम कहें कि एक पेन और एक कॉपी, ठीक है, हमने कह दिया ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे कंडीशन इसलिए अलग है क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा मास है, ठीक है, इसकी वजह से ये जो फोर्स अप्लाई करेगा वो बहुत ज्यादा रहेगी, और यहाँ पे जो कॉपी पेन को अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगा रही है वो उतनी इनफ नहीं है कि कॉपी चल के यहाँ पे आ जाए। क्यों, क्योंकि जब कॉपी इधर से चल के, सोचो कॉपी अगर इधर से चल के इधर आएगी, सबसे पहले कॉपी को फ्रिक्शन का सामना करना है, फ्रिक्शन उसे अपोजिट पे कर रहा होगा कि नहीं, फ्रिक्शन भी एक टॉपिक है, वो भी आएगा, ठीक है। तो सोचो ना, वो उतनी फोर्स इनफ नहीं है कि वो फ्रिक्शन बैलेंस कर पाए, जो वो फोर्स को मतलब जो जितना चाहिए, और यहाँ पे ये इनफ हो जाती है फोर्स। तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि एक्चुअल में जो रियल में ये चीजें क्यों नहीं खींची चली आ रही है एक दूसरे को। हम तुम्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और तुम हमें अट्रैक्ट कर रहे हो एक फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन तुम मेरी तरफ खींचे इसलिए नहीं चले आ रहे हो क्योंकि जो फोर्स है ना वो इतनी इनफ नहीं है कि हमें तुम तक ला पाए, इतनी इनफ नहीं है वो फोर्स। क्यों, क्योंकि वो फोर्स जो है वो हमारी इसको बैलेंस नहीं कर पाएगी ना, हमारे वेट मतलब जो भी हमारा वेट है उसको बैलेंस नहीं कर पाएगी कि वो आ जाए। यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा मास है, अर्थ जो फोर्स अप्लाई करेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए ऐसा हो जाएगा। आप थोड़ा आइडिया हो गया कि क्यों ऐसा था। अब देखो, हाँ, तो हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज पर। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हमने बोला ना कि जिस तरीके से जो मैथ सब्जेक्ट है उसका कोर है ये 1 से लेके 9 0, उसी तरीके से फिजिक्स का जो कोर है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो, तो हम लिखते हैं टू डिफाइन, अब देखना इनके द लॉ ऑफ फिजिक्स या लॉज ऑफ नेचर, ये वही लॉ है जिनके बारे में अभी हम कह रहे थे कि जो इवेंट के पीछे एक लॉ होता है ना, बोल रहे थे, वही लॉ है ये। टू डिफाइन द लॉज ऑफ नेचर वी नीड फिजिकल क्वांटिटीज। अब तुम खुद सोचो, फिजिक्स किस चीज का अध्ययन है, उन्हीं लॉ का, और लॉ को अगर डिफाइन करना है फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, तो सोच लो ये कितनी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। अब देखो कैसे, ये लॉ था इज टू मासेस। अब देखना यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना मास, वो है फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना जो फोर्स, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब समझ में आ गया कि किस तरीके से जो वो है क्या लॉ, उसको डिफाइन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है इनकी फिजिकल क्वांटिटी की। तो एक आइडिया हो गया होगा कि क्यों ये फिजिक्स का एक कोर है, क्यों मतलब फिजिक्स के अंदर यही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। अच्छा, ये क्या क्या होती हैं, इस पे आ जाओ, देखो लो कौन कौन सी होती हैं ये। तो ये सबसे पहले जैसे मास, ठीक, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, ये तो इनमें आ ही रही है, फोर्स क्या है, लेंथ, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, टाइम क्या है, अच्छा, एक्सीलरेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, कल हमने थोड़ी सी बात करी थी टॉर्क की, ध्यान हो, हमने बोला था ना कि टॉर्क क्या होता है। अच्छा, किसी को ध्यान है टॉर्क के बारे में क्या बात हुई थी कल, है कल कुछ बात हुई थी टॉर्क के बारे में। हमने बोला था ना कि जो टॉर्क है वो एक तरीके से फोर्स की तरीके का ही होता है। अब देखो, अभी समझ में आएगी चीज, देखो क्या बोला था हमने, अपोजिट नहीं बोला था, देखो ऐसा है, हमने बोला था देखो जैसे ये ब्लॉक है, वो कुछ चिंता मत करो, कल ऐसा हुआ था ना कि पूरा सिलेबस हो गया था डिस्कस, तो चीजें मिस होंगी। ऐसा नहीं है कि तुम विवेकानंद हो तो तुम्हें सब याद हो जाएगा, नहीं होगा, भूल गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब चैप्टर पढ़ लोगे ना फोर्थ, तब भूल जाओगे, तब दिक्कत है। अभी तो वो एक जनरल सी बात करी थी, अब देखो थोड़ा रिकॉल कराते हैं। एक ब्लॉक है, हमने बोला था ये ब्लॉक रेस्ट पे है, हमने कह दिया, ठीक, रेस्ट पे है। रेस्ट पे का मतलब क्या,
कि इस ब्लॉक की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, रेस्ट पे। अच्छा, हमने बोला था कि जब भी हम रेस्ट या मोशन कहेंगे तो हमें एक वो चाहिए पड़ेगा कि मतलब किसके रिस्पेक्ट में। तो फिजिक्स के अंदर जब भी हम रेस्ट और मोशन डिफाइन करते हैं ना, तो हम बेस पता क्या बनाते हैं, ये जो वो वहां पे बेस बनाया था हमने कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ एक आदमी, तो वही है यहाँ पे, मतलब ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे हैं, सारी चीजें वहीं से देखेंगे हम, ठीक है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ये रेस्ट पे है तो किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, कोई एक बंदा है जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। अच्छा, अब ये रेस्ट पे हमने बोल दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हमें मालूम है कि ये अगर मोशन में आएगा, ये ब्लॉक किसमें आएगा, तो उसके पीछे कारण होगा कुछ, ठीक है। हर चीज कारण से होती है भाई। मोशन मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की पोजीशन चेंज करने लगे, और रीजन जो होगा वो फोर्स होगा। बोला था हमने, फोर्स रीजन है वो कि इसका रेस्ट से क्योंकि इस पे फोर्स अप्लाई होगा तभी। अब सोचना, जो वहां पे जो फोर्स हम यूज कर रहे होते हैं ना एफ, वो एक्चुअल में लीनियर के लिए होता है। हमने बोला था ना कि जब ये सीधे जाएगा तब एफ, मतलब सीधे चलने के लिए जो फोर्स, जो भी चीज चाहिए वो फोर्स हो गई। और जब ये मोशन किस तरीके का होगा, सर्कुलर, तब जो चीज चाहिए हमें, तब वो चाहिए टॉर्क। समझ में आ गया था, तो ये था फोर्स। तो असलियत में दोनों चीजें हैं एक ही, दोनों चीजों का काम क्या है कि किसी चीज को रेस्ट से मोशन पे लाना, यही काम है। और असल में रेस्ट से अगर लीनियर मोशन चाहिए फोर्स, और सर्कुलर चाहिए तो टॉर्क। हमने दिखाया भी था कि जैसे ये पॉइंट है और इस पे ये ब्लॉक है, तुमने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे तुम, ठीक है। क्या ये सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं करेगा, ठीक। तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ऐसा। तो यही पढ़ोगे तुम, टॉर्क और फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं, और कहीं ना कहीं टॉर्क जो है सिमिलर है फोर्स के। अभी इतना ध्यान रखो, जब हम पढ़ेंगे ना ये रोटेशनल, वहां पे आएगा ये टॉपिक। क्लियर, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। अभी भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भूल जाओगे दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो गया। तो टॉर्क भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टॉर्क, मोमेंटम सुना है, मोमेंटम वर्ड तो सुना ही होगा, मोमेंटम। ये भी क्या है, जितनी भी चीजें तुम वैसे सुन रहे हो ना, मोमेंटम, इंपल्स, सारी चीजें क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। अभी इस पे आते हैं मोमेंटम क्या है। देखो, जैसे ये एक बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये 5 किलो का है, मास इसका कितना है 5 kg, ठीक। और इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, एक चीज और आई थी, वेलोसिटी वेक्टर है। वेक्टर पे बात करी थी अपने लोगों ने, स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। तो हमने बताया था ना कि जो वेक्टर होते हैं उनके लिए डायरेक्शन चाहिए पड़ती है, और जो हाँ स्केलर में क्या होता है कि विदाउट डायरेक्शन काम चलेगा। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है। जब हम स्केलर वेक्टर पे आएंगे तो बताएंगे तुम्हें वेलोसिटी क्यों वेक्टर है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो वेलोसिटी अभी हम मान रहे हैं कि वेलोसिटी जब भी एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में। तो हम बताते हैं कि ये इधर जा रहा है, ये ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर हमने तुमसे पूछा कि मोमेंटम क्या है इसका, तो मोमेंटम होता है इनका मल्टीप्लीकेशन, mb मतलब कितना हो गया 10, और 10 और यूनिट भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट मल्टीप्लाई करना आती होगी ना, जैसे ये क्या है मीटर अपॉन सेकेंड, और ये क्या है kg और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो kg मीटर पर सेकेंड, ये होता है मोमेंटम। अब तुम कहोगे इसका क्या यूज है, यूज क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम mb, वो भी तुम्हें बताएंगे इसका यूज क्या है। बहुत यूज है इसका। असल में पता क्या हो रहा है, अब देखो मोमेंटम की कहानी तुम बहुत जगह देखते हो, लेकिन तुमने कभी उसको वो करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। मतलब तुमने देखी बहुत जगह होंगी। जैसे एक चीज तुम देखो, जैसे वो गन नहीं चलाते हैं लोग, बंदूक चलाते हैं, तो तुमने देखी होगी, देखो एक इवेंट होता है कि जैसे ही बंदा बंदूक चलाता है तो गोली आगे जाती है, बंदा पीछे जाता है, होता है। ये भी क्या है, नेचुरल इवेंट है कि नहीं है, नेचुरली तो होता है ये, कुछ वो जानबूझ के थोड़ी पीछे हटता है, अपने आप हटता है। अब वही चीज तो क्या है, फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, नेचुरल इवेंट, उसके पीछे का लॉ, रीजन, ये सब पढ़ेंगे। तो यही चीज यही मोमेंटम उसके पीछे है, जो ये चीज हो रही है ना उसके पीछे मोमेंटम है। बहुत मोमेंटम असल में पता बहुत चीजों के पीछे है।
तुमने क्या देखा होगा, वो एक तुमने वो देखा है कि जैसे ये करके एक होता है, कई सारे बोर्ड लगे होते हैं, इसमें ब्लॉक होते हैं गोल गोल, और फिर वो इसको ऐसे करके छोड़ता है, फिर ये वाला रुकता है, फिर वो वाला जाता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, लैब में रखा होता है, देखा है कभी? ये होता है जैसे देखो इस तरीके से ब्लॉक लगे होते हैं कई सारे, ये मोमेंटम ही शो करता है एक तरीके से, मोमेंटम की कहानी की वजह से ऐसा होता है। सुनो तो अब हम पता क्या करते हैं, ये ब्लॉक इसको इधर हटाया और छोड़ा, ठीक है, इसको ऐसे खींचा और छोड़ा, और फिर पता क्या होगा, जैसे एक ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक नंबर 2 ये है, तो ये इधर से छोड़ोगे जैसे ही इसको खींच के हैं, तो ये आएगा, इसको स्ट्राइक करेगा और अपना रुक जाएगा, और इस बार ये वाला जाएगा, 2 वाला इधर जाएगा, और फिर 2 वाला आके स्ट्राइक करेगा, खुद रुक जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये घटना थोड़ी सी तुम्हें अजीब लगेगी, तुम्हें तो लगना चाहिए था कि भाई हमने इसको छोड़ा एक वाले को तो दोनों जाए, जब ये इधर धक्का मारे तो दोनों इधर की तरफ जाए, लेकिन होगा नहीं, ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा और ये वाला जाएगा, यही होता है। ठीक है, और ये चीज भी एक क्या है, एक नेचुरल इवेंट है। आदमी को लगा कि यार ये कैसे हो रहा है, फिर उसने जानने की कोशिश करी कि इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका भी जवाब कौन देगा? फिजिक्स। समझ में आ गया? कुछ अजीब लगा ना कि भाई 2 ब्लॉक लगे हुए थे, ये 2, और इसे छोड़ के इधर से छोड़ा, तो ये जब बात समझ में आ रही ना, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्ट्राइक करेगा जब इसको, तो ये रुक जाएगा असल में, और ये वाला जाएगा। ठीक है, लेकिन असल में जो तुम्हारा सोचना है वो ये होगा कि भाई दोनों जाने चाहिए साथ में। भाई क्या हुआ कि ये वाला आया ब्लॉक, उसने स्ट्राइक करा तो दोनों उधर की तरफ गए, लेकिन असल में होगा नहीं, और फिर ये इधर जाएगा, कुछ दूरी पे आके रुकेगा है, और फिर नीचे की तरफ आएगा, ये इसको फिर से स्ट्राइक करेगा, ये खुद रुक जाएगा, ये फिर उधर चला जाएगा। ये चीजें होती है। अब ये प्रोजेक्टर हो तो डायरेक्ट दिखाते हैं, लेकिन हमने तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करा दिया होगा। तो मोमेंटम की कहानी है ये सारी चीज। तो मतलब ये तो चलो डे टू डे लाइफ का नहीं है, लेकिन वो जो हम तुम्हें बता रहे हैं वो चलना, बंदूक चलाते हो जब, तो उसका पीछे की तरफ आना तुम्हारा अपने आप से, वो भी मोमेंटम की कहानी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक और चीज, झूले पे बैठे हो तुम, ठीक है, एक जो झूला होता है उस पे बैठे हो, तुम कभी भी देखोगे एक चेयर नहीं होती है जो चारों तरफ घूम जाती है, ऐसी चेयर पे बैठे हो और तुम घूम रहे हो, तुम हमेशा देखना जैसे जैसे तुम अपने हाथ ऐसे करोगे तुम्हारा घूमने की स्पीड कम हो जाएगी, जैसे जैसे अपने हाथ तुम फोल्ड करोगे घूमने की स्पीड बढ़ जाएगी। करके देख लेना, यही होता है। जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ है, घूम रहा है, जैसे वो हाथ फैलाएगा ना अपने, वैसे क्या होगा, उसकी घूमने की स्पीड कम, और जैसे ही हाथ समेट लेगा ना घूमने की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये भी कहानी कौन खेलेगा? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होगा ये उस टाइम पे, लेकिन है मोमेंटम ही एक तरीके से। तो समझ में आ रहा है ना मोमेंटम क्या क्या कहानी है? ठीक है। अच्छा, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टेम्परेचर, टॉर्क, मोमेंटम, ईटीसी, बहुत है। जितनी तुम फिजिक्स में आती जाएंगी सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो जल्दबाजी करेंगे हम। जल्दबाजी किसमें? हमने बोले अब जो टॉपिक आएगा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक तरीके से तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस आ गया समझ में? क्यों आई है? क्योंकि फिजिक्स के जो नियम है, जो नेचर के जो नियम है, उन्हें अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो इनके बिना डिफाइन वो नहीं होंगे। और फिजिक्स में तुम्हें पढ़ना ही क्या है? वही नियम, यही तो पढ़ना है। और इनके बिना वो डिफाइन, देखो ना उन्होंने एक नियम लिखा न्यूटन ने, और देखो ये यूज किए है उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी। तो एक तरीके से जिस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर जो कोर है वो डिजिट्स है, उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर का जो कोर है वो फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, अब देखो जल्दबाजी इसलिए कर रही है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पढ़ चुके हो। हमने तुम्हें कल क्लासिफिकेशन समझा दिया था, ठीक है? क्या होता है क्लासिफिकेशन का? मतलब है किसी चीज के 2 पार्ट कर देना। और जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पे क्या जरूरी होता है? बेस, मतलब किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अगर हम बेस बदल देंगे क्लासिफिकेशन बदल जाएगा। ये भी उदाहरण दिया था ना कि जैसे स्पोर्ट के बेस पे कर रहे थे क्लास का, और फिर हमने नॉलेज के बेस पे करा था, तो सारी चीजें चेंज हो रही थी। अब देखा ना, तो हमने यही वो 2 बेस, मतलब इनको, और यहाँ पे जो मेरा बेस था क्लासिफिकेशन का वो क्या था? डिपेंडेंसी, निर्भरता। मतलब कौन ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने मेंटेन है एकदम से, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, और कौन ऐसे हैं जो जरूरत है, जो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब इनकी कैटेगरी बनेगी। तो हमने बोला था ना कि जो अपने बिल्कुल फ्री हैं यानी कि फंडामेंटल, ठीक, और जो डिपेंडेंट है किस पे डिपेंड होंगे? इन पे। वो कौन होंगे? डिराइव्ड। क्लियर हुआ? चीजें क्लियर हुई? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना।
किस बेस पे? डिपेंडेंसी के बेस पे, ठीक है। और दो पार्ट बनाए, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि एफ, शॉर्ट चीजें यूज करेंगे, कौन लिखेगा बार बार इतनी लंबी लंबी चीजें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी कि डीपी क्यू। क्लियर? अच्छा, अब याद रखना तुम्हें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फ्री होती है, ठीक है, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेंगी, और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड करेंगी किन पे? फंडामेंटल, इन पे। जैसे वहां पे जो निकम्मे बच्चे होते हैं वो किन पे डिपेंड करते हैं अपने होमवर्क के लिए? जो ये वाले इधर वाले बच्चे होते हैं, इस तरीके से सेम ऐसे ही है। अब देखना, इनका नंबर होता है 7। असल में क्या है कि पूरी की पूरी फिजिक्स में सिर्फ 7 ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कैसी हैं? फंडामेंटल। बाकी ये भी अभी डिस्कस कर रहे थे जब वो आए थे तुम। और बाकी जितनी भी चीजें, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसी है? डेराइव्ड। क्लियर हो गया? अब वो 7 कौन कौन सी है वो हम लिखेंगे। देखो, मास पहली, वो किस में जाएगी? फंडामेंटल में। लेंथ, जैसे ही हम लेंथ वर्ड यूज करते हैं अपने आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? पाथ ऑफ लेंथ। भाई डिस्टेंस क्या होता है? जितना, जैसे हम इधर से चल के इधर आए तो जो रास्ता हमने कवर किया ना उसकी लंबाई, वो क्या होती है? डिस्टेंस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से लेंथ है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? मोशन चैप्टर उसके लिए डला हुआ है, ठीक है। अब समझो लेंथ, उसके बाद तीसरी देखो टाइम, ये तो 3 क्लियर है ना। चौथी देखो टेम्परेचर, और इनमें से कोई नहीं लिखी हुई है, ठीक। अब देखो, अब हम लिखते हैं 7, उन 7 को छोड़ के जितनी भी आएंगी वो सब क्या होंगी? डेराइव्ड। क्लियर? अच्छा, अब देखो 7 वो लिखते हैं, ठीक है। उनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म ये है कि अगर तुम्हें 7 याद करने हैं तो पता क्या करो, जैसे एक तरफ हम लिख देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? अब देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है। देखो 7 के लिए एक वर्डिंग याद रखो, एम एल टी टी ई ए एल, ये वर्डिंग याद हो जाएगी। एक बार रिपीट करना, एम एल टी टी ई एल, एम एल टी टी ई एल। अब देखना, एम फॉर मास, एल फॉर टी फॉर, और दूसरी टी, इसके बाद ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री की चीज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एल फॉर लुमिनस इंटेंसिटी। यही चीज तो पढ़ा रहे थे उसे अभी, लुमिनस इंटेंसिटी। इन्हें 7 को छोड़ दो, जितनी भी लिखी थी उधर पे सब किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? डीपीक्यू में, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल कितनी है? 7। मतलब फंडामेंटल का मतलब ये फ्री है, इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिपेंड करेंगी किन पे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, मास, लाइन, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। याद हो गई होंगी, नहीं तो एक बार फिर से देख लो, अब बोलोगे तुम लोग, ठीक, कौन कौन सी थी? यही याद होंगी 7, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। एम एल टी टी ई ए एल। अब देखो, सबसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हाँ वही इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। 7 लिख गई। इन 7 को छोड़ के जितनी भी आ जाए, हमने कह दी फोर्स, फोर्स डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी, टॉर्क डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और कुछ सोच सकते हो, जो भी सोचोगे वो किस में फॉल करेगी? डीपीक्यू में। 7 इसकी फिक्स है। अब क्वेश्चन तो आ जाएगा, बना लोगे ना। हमने कही थी कि कौन सी फंडामेंटल है, कौन सी डेराइव है। इन 7 को देख लो, इन 7 को छोड़ के जो भी आएगी वो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, यानी कि मास, लाइन, टाइम, टेम्परेचर। अब जरा मास से तुम परिचित हो गए, मास तो समझ में आता ना। अभी हमने बोल दिया कि जैसे मास का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर हम वेइंग मशीन पे रखें तो वो उसकी रीडिंग जो होती है वो एक तरीके से मास है। लेंथ भी समझ में आता है, टाइम भी आता है,
ठीक है। टेम्परेचर भी, टेम्परेचर पे तो भर के लोगों ने पीएचडी कर ली। इलेक्ट्रिक करंट आता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया है इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, थोड़ा आइडिया होगा, थोड़ा दिमाग में होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक है वो आएगा तुम्हारा क्लास 12th में, ठीक है, इसलिए उसे टच नहीं कर रहा है अभी। ये क्लास 12th का टॉपिक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री का टॉपिक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी फिजिक्स का टॉपिक है। और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसका मतलब होता है कि जैसे इंटेंसिटी मतलब समझते हो, तीव्रता एक जो चीज होती है ना, कि जैसे कोई बल्ब जो है वो उसकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब वो कितनी तेज है, ये चीज होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। क्लास 11th में देखो कहीं भी हमने इसका नाम नहीं लिया, लेकिन ये 7 फंडामेंटल में आती है तो रखी हुई है। क्लियर हो गया? 7 फंडामेंटल डिराइव्ड। क्लियर? यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी खत्म हो गई। किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया था? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। और जेई फिजिकल क्वांटिटी है ना जितनी, इनका क्लासिफिकेशन जब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जो कल हम बात कर रहे थे, तो वो आते हैं वहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी वो होंगी जो स्केलर होंगी, और कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी, वो वेक्टर, जो कि हम तीसरे चैप्टर में देखेंगे। क्लियर? अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है, और ये दो हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात आती है यूनिट। यूनिट क्या चीज होती है? क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी में कुछ लेना इसका बताओ तो आज हम भेज देंगे तुम्हें, वो पीडीएफ भेजेंगे इतने टॉपिक की, ठीक है, ये जो है ना इसका नोट भेज देंगे एक तरीके से, जिसमें यही चीजें हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या करना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें अभी आ गई हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि जैसे हमने पीडीएफ भेजा, तुम्हें क्या करना है कि वो पीडीएफ निकालनी है और फिर पढ़ना है उस पर, ठीक है, मतलब एक बार देखना है, और उनमें शायद ही कोई एक पॉइंट ऐसा बचा होगा जो हमने डिस्कस नहीं करा होगा, सब हो चुका है। ठीक, देखो नोट्स पता क्या होता है, जैसे नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? नोट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम तुम्हें दोगे जाके जब तुम, तो उसमें तुम्हें कुछ पॉइंट ऐसे होने चाहिए ना कि जो एकदम फिक्स होने चाहिए, जो याद करके ले जाने हैं। है पूरी फिजिक्स नहीं याद करके ले जानी होती है, कुछ पॉइंट, जैसे हमने इतना लेक्चर लिया तो, लेकिन उन पॉइंट को समझने के लिए ये सब जरूरी होता है, ये लेक्चर पूरा। जैसे हमने तुमसे बोला व्हाट इज फिजिक्स, तो अगर किसी से पूछे वो एकदम बोल दो फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स एंड देयर लॉ, बोल दोगे। लेकिन एक कहानी समझने के लिए देखो कितना टाइम लिया, कि वहां पे बोला नेचुरल इवेंट, तो कैसे नेचुरल इवेंट, हमने बोला लॉ, लेकिन पेपर में तो थोड़ी समझाना, वहां पे तो डेफिनेशन लिखनी है, पटाख से लिखी, ये नोट्स में तुम्हें वो मिलेगी, और बाकी जो उसको समझने की चीजें हैं वो लेक्चर में मिलती हैं। ये चीज होती है, असली जो चीज होती है वो यही होती है। बाकी जो टीचर लोग और करते रहते हैं कि उन्होंने कहा नोट्स संघ में बनने हैं, ये बेकार की बात है। संघ में नोट्स बनाने लगोगे, ये वाला हिस्सा चला जाएगा समझने वाला, और ये चला जाएगा तो तुम नोट्स में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? यानी कि ये वाला टॉपिक कवर हो गया फिजिकल क्वांटिटी। जल्दी जल्दी अब आ जाओ यूनिट पे, और यूनिट के बाद जो टॉपिक आएगा डायमेंशन, ठीक है, वो स्टार्टिंग हो जाएगी तुम्हारी 11th की असलियत। अब देखो यूनिट क्या होती है। देखो एक चीज हमने देखी थी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्यों जरूरी थी। हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी इसलिए जरूरी है कि जो फिजिक्स के जो नियम है या जो नेचर के जो नियम है उन्हें डिफाइन करना है, तो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है? ऐसे यूनिट क्यों जरूरी है पता है? देखो एक लाइन आती है, और लाइन ये है कि ऑल, अब इस लाइन पे ज्यादा फोकस करना, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मीजरेबल। सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होती हैं? मीजरेबल, मतलब समझते हो, जिन्हें हम माप सके, समझ रहे हो? और प्रूफ दे चाहोगे तो लो, सारी की सारी जितनी भी लिखी तुमने, मास माप सकते हो, नहीं माप सकते हो? मास को मापते हो, वेइंग मशीन में रख के 2 kg 4 kg 5 kg नापते हो। लेंथ नाप सकते हो, मीटर, लेंथ को किसमें मापते हो? मीटर में। है सारी टाइम किसमें नापते हो? सेकेंड, घंटे, मिनट, ये सब टाइम की वो है। उसके बाद देखो टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, ये सब टेम्परेचर होते हैं, लेकिन कितना टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब मापे जा सकती हैं। फोर्स लो, फोर्स क्या हो जाएगी? न्यूटन। फोर्स को भी नाप सकते हैं, 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन। वर्क जूल होता है। अर्ग एक चीज और होती है, इसी की यूनिट है वर्क की। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इसको हम माप सकते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखी वो फंडामेंटल वाली 7
MLTTEAL, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 प्लस जितनी भी डिराइव्ड है, जितनी भी, बहुत सारी है, उनकी कोई नंबर नहीं है, वो सारी की सारी कैसी हैं, मीजरेबल, मतलब माप। अच्छा, इसमें हम तुमसे पूछे कि नंबर बताओ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, इसके अंदर कितनी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, 4 है, और जो फोर्स और वर्क है वो किस में जाएंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जाएगी। अब देखना, ऑल फिजिकल क्वांटिटी सारी की सारी मीजरेबल है, और हम लिखेंगे फॉर द मेजरमेंट, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड यूनिट्स। लो, ये लाइन समझ में आई? इन्हें मापने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को क्या चाहिए? देखो ना, जैसे तुम मास को मेजर करोगे, तुम क्या लिखोगे? 5 kg, यही लिखोगे, और जैसे ही kg लिखोगे, kg क्या होती है? यूनिट। तो समझ गए ना, विदाउट यूनिट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो यूनिट का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया? क्या होता है? ऐसे कुछ भी ले लो, लेंथ उन्होंने कही 5 मीटर, मीटर क्या हो गया? यूनिट। यानी कि विदाउट यूनिट क्या चीज पॉसिबल नहीं है? मेजरमेंट। यूनिट का समझ में आ गया? यूनिट क्यों आई? अच्छा, अब आ जाओ, अब सबकी यूनिट देख लेते हैं। सातों फंडामेंटल की, अब जो भी डिराइव्ड अभी अपने सामने आई है, सबकी थोड़ी थोड़ी यूनिट से खेलते हैं। देखो, एक वो बनाते हैं थोड़ा सा, और यूनिट से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आएगी मास। अब बोलो सातों, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? ये 7 होती है फंडामेंटल। उसके अलावा इसके बाद एक लाइन बनाते हैं और डेराइव्ड, इन सबकी यूनिट देखेंगे। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, और इधर लिखते हैं इनकी यूनिट, क्योंकि इनको अगर मेजर करना है तो इसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक, चलो आ जाओ। सबसे पहले अपने लोग फोर्स की बात कर लेंगे, उसके बाद अपने लोग वेलोसिटी देख लेंगे, उसके बाद अपने लोग एक्सीलरेशन देख लेंगे, उसके बाद अपने लोग मोमेंटम देख लेंगे, अपने लोग वर्क भी देख लेंगे। ये सब क्या थी? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब देखो, मास की यूनिट तुम्हें पता ही है, केजी होती है, ग्राम भी होती है, पता है, और क्या क्या होता है? निरी होती हैं। अगर इस पे आ जाओगे ना, मिलीग्राम, हेक्टोग्राम, डेगाग्राम, डेसीग्राम, ये सब होती हैं, माइक्रोग्राम, ये सब वर्ड आएंगे, लेकिन मेन जो है वो किलोग्राम और ग्राम, इन्हें ध्यान रखो। और एक और है पाउंड, जो घर क्या नहीं चलती है, जो फ्रांस वगैरह में चलती है। मतलब जैसे घर के लोग कहने जाते हैं ना, यहाँ पे किसी के पास जाते हैं, कहते हैं 1 किलो संतरा दो, तो जो फ्रांस में आदमी है ना, वो कहने जाता है कि 1 पाउंड दो संतरे। ठीक है? और अच्छा, अच्छी बात यह है कि 1 किलो में जितने संतरे चढ़ रहे होंगे और 1 पाउंड में जितने चढ़ेंगे, दोनों में अंतर है। उन्होंने अपने हिसाब से बना रखा है पाउंड। ये सब पढ़ाएंगे अभी हम कि कैसे यूनिट आती है, जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है? तो समझ में आए कुछ कुछ कि है सब ये। ऐसे सोचो ना, तो क्या 1 किलो 1 ग्राम चीजें क्या इक्वल होती हैं? भाई 1 किलो संतरे, 1 ग्राम संतरे, 1 ग्राम संतरा मिलेगा कहीं पे? नहीं मिलेगा। ये चीजें, तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्राम है ना, वो यूनिट छोटी है, किलो एक बड़ी यूनिट है। तो सिंपल समझ में आ रहा है ना भाई? 1 किलो में संतरे बहुत चढ़ते हैं, 1 ग्राम में संतरे तो एक ही चढ़ेगा, एक भी चढ़ जाए वो भी बहुत है। ठीक है? तो किलो बड़ी है, ग्राम छोटा है। क्लियर होता है? इसी तरीके से पौंड, पौंड का पता क्या है कि पौंड फ्रांस का सिस्टम है। ठीक है? तो ऐसे मान के चलो, जो पौंड है वो इनसे डिफरेंट है, उसका अपना अलग है सिस्टम। अपने लोगों को देखते नहीं है, लेकिन लिखा पता हमने क्यों है? क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तुम्हें इससे लेना देना कुछ नहीं है, तुम्हारी पूरी फिजिक्स में पाउंड नहीं आएगा कहीं पे। ऐसा नहीं आएगा कि जैसे जहां पे केजी लिखना चाहिए, तुमसे बोला मास कितना है तो तुमको 5 पाउंड नहीं आएगा। तुम्हें 5 केजी लिखना है वहां पे, और क्यों लिखना है वहां पे, वो भी सारी चीजें आएंगी। ठीक, अभी ये जान लो कि जिस तरीके से केजी है ना मास की यूनिट, वैसे ये पाउंड भी है, और
पाउंड चलती है फ्रांस वगैरह में, ठीक है, यहाँ नहीं चलती। लेंथ पे आ जाओ, मीटर, सेंटीमीटर। अब देखना फिर से, मीटर और जो सेंटीमीटर है क्या दोनों एक ही चीजें हैं ना? मीटर एक बड़ी चीज है, सेंटीमीटर क्या है उसका 1/100। 1/100 मतलब 100 पीस करोगे तो जो जो अब मतलब इसको 100 पार्ट में काटा तो जो पार्ट बचा ना उसकी लेंथ जो होगी वो अब क्या होगी? ऐसे ही 1 किलोग्राम है ना, उसको तुमने कितने में डिवाइड किया? 1000 में। सुनते हो ना, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मतलब 1 किलोग्राम को जब तुम 1000 पार्ट में बांटोगे तब जो एक पार्ट का मास होगा वो कितना होगा? 1 ग्राम। क्लियर हो रही चीजें? अब देखो मीटर सेंटीमीटर, टाइम क्या होता है? सेकेंड। और इसमें वो भी आ जाएगा, घंटे घंटे मिनट मिनट, सब इन्हीं से तो मिलके बने होते हैं। कई सारे सेकंड मिलते हैं, 3600 सेकंड मिलते हैं तो 1 मिनट बनता है, होता है। ऐसे मिनट में 60 मिनट मिलते हैं तो क्या बनता है? 1 घंटा। ऐसी चीजें बनती है। तो सेकंड हमने ले लिया, ठीक है, सेकंड। टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर भाई डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, ठीक है, केल्विन, ये सब टेम्परेचर होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, वो लिख के आता है ना कहीं पे कि 1 एम्पियर की करंट, 2 एम्पियर की करंट, होता है ना कि जो सेल होता है उसमें लिख के आता है कि ये जो सेल है वो 2 एम्पियर की करंट लगभग बना देगा। तो एम्पियर किस चीज की यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का अगर मेजरमेंट चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए? एम्पियर, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसी तरीके से है, वो तुम्हारे केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्लास 11th में, वो है मोल। मोल मतलब समझते हो क्या होता है? थोड़ा आइडिया देते हैं, उसे नहीं दिया था क्योंकि 9th का था, तुम्हें देते हैं। जैसे देखो मोल मतलब क्या होता है, जैसे तुमने एक दर्जन सुना होगा, दर्जन, दर्जन सुना है? हम तुमसे कहें कि 1 दर्जन केले, ठीक है, बनाना, तो तुम हमसे कहोगे कितने आएंगे इसमें? 12 आएंगे, 12 केले, ठीक। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 केले। नहीं, अगर हम तुमसे कहें 1 दर्जन पेन तो कितने पेन? 12। कोई भी चीज 1 दर्जन बस तो कितनी बस है? 12, यही तो होता है। अगर हम तुमसे कहें ना 1 मोल बनाना, तो इसका मतलब पता क्या होता है? 1 मोल बनाने का मतलब 10⁻23 बनाना। लगभग 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 का चिन्ह पता क्या होता है? ये जब हम बोलेंगे ना कि लगभग लगभग, यानी 10⁻23। 10⁻23 का मतलब समझ रहे हो? 1000 कोई चीज कितनी होती है पता? 10 जब 3 करते हो तो उसका मतलब होता है 10 जब 5 करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1 लाख। 1 लाख होता है भाई। देखो 1 लाख क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो होता है। अगर हम यहाँ पे 10 की पावर चढ़ाएंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। 10⁵ इज इक्वल्स टू 1 लाख। और सोचो तुम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं हम? 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 है। तो सोचो तुम ये कितना ज्यादा आ गया नंबर। 10 की पावर 23 कितना? जब लाख जो है वो 10 की पावर 5 पे है तो 10 की पावर 23 तो अरबों खरबों में जा रही होगी। तो इतने बनाना, जब हम बोलेंगे क्या? 1 मोल बनाना। समझ में आ गया? तुमसे बोला अगर कोई, अच्छा अब यहीं से अगर क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा ये बताओ 10 मोल बस ज्यादा होंगी कि 10 दर्जन बस ज्यादा होंगी? मोल ज्यादा होंगी। मोल बहुत बड़ी यूनिट है। 10 की पावर 23 बहुत हो गया, इसका नंबर ही नहीं है कुछ भी, बहुत हो गया। जो अंदाजा लगाओ तुम नंबर कहां तक खेलते हो? लाख तक, 10 लाख तक, करोड़ तक, अरब तक। ये तो 10 की पावर 10 ही में निपट जाएंगे सब है, और ये तो 10 की पावर 23 है, तो बहुत है। 1 मोल अगर बनाना है तो उसका मतलब इतने बनाना, कुछ भी चीज 1 मोल कर दो तुम। अच्छा तुम कहोगे तो ये चीज कहाँ पे आएगी? अब ये चीज आती है मॉलिक्यूल्स में यूज होती है, क्योंकि पता है मॉलिक्यूल्स इतनी सी जगह में 1 करोड़ होते हैं। इतनी सी जगह में अगर हम ये पेन के अंदर मॉलिक्यूल्स है तो बहुत नंबर है उनकी, उन्हें दिखाने की। तो हम यहाँ पे तो यूज कर सकते हैं ना कि 1 मोल मॉलिक्यूल, 2 मोल मॉलिक्यूल कर सकते नहीं। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में तुम किसी से ये नहीं कहोगे जाके कि 2 मोल हमें केले दे दो। है 2 मोल केले तो तुम नहीं निकलेंगे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के केला में डाल लोगे। नहीं होगा ना। लेकिन मॉलिक्यूल्स पे जब बात आती है तो इतनी सी चीज में लाखों करोड़ होते हैं, तो उन्हें जब मेजर करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक, मोल को। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया मोल क्या होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला,
ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी हमने बताई थी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक तरीके से, कि लाइट कितनी तेज तरीके से है वो लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या है, कैंडला। सातों याद हो गई। मास ये यूनिट है, लेंथ ये है, टाइम सेकंड, टेम्परेचर ये, इलेक्ट्रिसिटी करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला। यूनिट हो गई क्लियर। अच्छा, फोर्स की यूनिट न्यूटन। एक्चुअल में फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं है, फोर्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इक्वल है किसके, न्यूटन के। इतना बड़ा बड़ा लिखना। फोर्स देखो ऐसी चीज है जो तो बहुत जगह आएगी फिजिक्स में, तो हर जगह तुम लिखोगे, तुमसे कहेगी फोर्स 5, तो तुम लिखोगे फोर्स 5 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बवाल, बहुत टाइम जा रहा है, कुछ सब हो रहा है, लेकिन इससे उन्होंने बढ़िया, उन्होंने लोगों ने बनाया, उन्होंने एक लोगों ने नहीं, मतलब वैज्ञानिकों ने बनाया। ऐसा करो, इसको कर दो इक्वल टू 1 न्यूटन, तो फोर्स कितनी हो गई, मतलब जैसे यहाँ पे न्यूटन जोड़ा ये सब आ गया, समझ लो। तो ये इसलिए न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट है, यूनिट न्यूटन हो ये। अच्छा, और भी होती है फोर्स की यूनिट, ऐसा नहीं फोर्स की यूनिट होती है डाइन। डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा आगे कल की तरफ डिस्कस होगा इसका। डाइन नाम सुना तुमने, ये सुना किसी ने? डाइन फोर्स की यूनिट है, 9th में है, ठीक है। वेलोसिटी मीटर पर वेलोसिटी की यूनिट है। अच्छा, एक्सीलरेशन, मोमेंटम की यूनिट, अरे यूनिट एनर्जी थोड़ी है। अब देखो यूनिट पता कैसे बनाई जाती है, यूनिट बताता है, देखो कैसे बनाई जाती है। मोमेंटम की यूनिट तुम्हें बनाना है, ठीक है, क्या है तो पता क्या करो, हमने तुम्हें बताया था मोमेंटम क्या होता है, एम बी होता है, एम बी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, समझ में आ गया कैसे बनती है यूनिट। फार्मूला पता है तो यूनिट आ जाएगी। अच्छा, वर्क की यूनिट जूल। लेकिन असल में क्या वर्क की यूनिट यही है, ये वही खेल है जैसा उसमें हो रहा है। वर्क का फार्मूला अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो W इज इक्वल टू एफ एस पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा, ये फार्मूला होता है फोर्स का। अब देखो कैसे आती है, न्यूट फोर्स का तो तुम्हें मालूम है यही होती है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है फोर्स का। और जो ये एस होता है ना यहाँ पे, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या है, लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होती है, मीटर। यानी कि इसमें क्या आएगा, मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वो है, वर्क की। और इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे इसलिए उन्होंने क्या लिखना शुरू कर दिया, जूल। क्लियर हो गई चीज, ठीक। एक और होता है, जैसे इसमें डाइन है वैसे इसमें अर्ग है, ठीक। क्लियर हो गया। अब समझ में आएगा तुम्हें कि इनमें क्या अंतर है, इनमें देखो जो अंतर इनमें है ना, केजी और ग्राम में क्या अंतर है, केजी ग्राम में, कि केजी बड़ा है और ग्राम छोटा है। रिलेशन क्या है कि जो एक केजी है ना, उसको जब हम 1000 पार्ट करेंगे तो जो उसका पहला पार्ट का वेट होगा वो 1 ग्राम होगा। जैसे जो रिलेशन इनका है, जिस तरीके से, जैसे 1 मीटर क्या है कि 1 मीटर कोई लेंथ है, और उस 1 मीटर लेंथ को हम कितने पार्ट में बांटे, 100, तो उसमें जो एक पार्ट की लेंथ होगी वो क्या रहेगी फिर, सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही कुछ रिलेशन इनके और इनके बीच में भी है, डाइन और के बीच में। अब देखो क्या रिलेशन है, देखो जो 1 न्यूटन है वो इक्वल होता है 10⁵ डाइन के। समझ में आया कुछ, यानी कि 1 न्यूटन का अगर कोई चीज है, 1 न्यूटन का फोर्स है और हम उसके कितने पार्ट करें, 10⁵, मतलब 1 लाख, तो तब जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, 1 डाइन होगा। क्लियर हो गया। और ये जो यही यहाँ पे 1 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग, ठीक। मतलब क्या है 10⁷, मतलब 10⁷ क्या कितना नंबर होगा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 6,
ये कितने हो गए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ होंगे जाके मेरे साथ। 10 टू द पावर 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब क्या हो गया कि 1 जूल कोई जो वर्क है, 1 जूल वर्क, उसको तुम कितने पार्ट करो उसके, 1 करोड़। तो जो एक पार्ट होगा ना वर्क, वो क्या होगा, 1 अर्ग। समझ में, यानी कि जूल बड़ा है, अर्ग छोटा है। जैसे यहाँ पे किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है, इसी तरीके से यहाँ पे न्यूटन बड़ा है, डाइन छोटा है ना। क्यों? क्योंकि यार भाई 1 न्यूटन में कितने डाइन आ गए, 10 की पावर 5 डाइन। समझ में आ रहा है ना सारी चीज, कुछ भी वो तो नहीं है। तो ये यूनिट हो गई। यूनिट किसी भी चीज की निकाल लोगे आप। अगर हम तुमसे कहें यूनिट बताओ, जैसे अच्छा एक चीज हो, ये बताओ फोर्स की यूनिट ये कैसे थी, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट कैसे थी पता है? एक फॉर्मूला पढ़ते हो, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, या फिर इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास की यूनिट क्या होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, लो बन गई इसकी यूनिट, यही तो थी। फार्मूले से यूनिट बन जाएगी। हो गया। अब देखो, अब क्या टॉपिक बचा है, यूनिट हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब एक सबसे लास्ट में जो टॉपिक बचता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। अब वो टॉपिक ऐसे ही है, वो उसका कुछ वो नहीं है मतलब अभी जो था, अभी हम डिस्कस कर रहे थे बाद में, ठीक। जैसे देखो सबसे पहला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। जैसे देखो तुमने फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करा था 7, और ये कौन सी थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था। ये क्या सी थी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अच्छा ये चीजें जो ये एफपीक्यू यूज कर रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये साइंस की लैंग्वेज नहीं है। मतलब हम शॉर्ट रहे, हम पूरा लिखेंगे फंडा, इसलिए ऐसा नहीं पेपर में आया तो तुम लिख के आ गए एफपीक्यू, किसी को नहीं समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, समझ गए। ये तो अपने लोग उसके लिए तुम्हें पेपर में पूरा लिख के आना पड़ेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। इसलिए अपने लोग शॉर्ट के लिए लिख रहे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी था। देखो ये 7 जो है फंडामेंटल है, उसके अलावा जितनी भी है वो सेम यही यूनिट है भाई। जो ये 7 की यूनिट है ना, जो इन 7 की यूनिट्स हैं, वो सब कौन सी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और बाकी जितने की भी हैं वो सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी नहीं, यूनिट। इस बार बात यूनिट की है, समझ रहे हो। क्लासिफिकेशन का मतलब किसी भी चीज को 2 पार्ट में बांट देना। यूनिट जितनी थी उन सबको हमने 2 पार्ट में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ वही डिपेंडेंसी, वही तो चल रहा है। फंडामेंटल यूनिट मतलब वो यूनिट जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, जो अपने आप में बिल्कुल पूरी है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। और डिराइव्ड यूनिट्स वो जो डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल यूनिट्स पे। कैसे होती है डिपेंड पता है? जैसे तुम बोल रहे हो ना फोर्स, तो हमने बोला ना फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, यही होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सोचो तुम, फोर्स एम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी बी बचा है, बी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बी को भी तोड़ दें तो बी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो नीचे टाइम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना मास भी देखो एक तरीके से देखो तो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम भी। अब इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते तुम भाई। एक तो तुमने तोड़ा था मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम करके, फिर तुमने वेलोसिटी को भी तोड़ दिया था डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। अब तुम तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये सब फ्री है, ये अपने आप में पूरी है, ये मतलब किसी से मिलके नहीं बनी है। लेकिन जो फोर्स था वो तो डिराइव हो गई ना, वो देखो इन पे सब पे डिपेंड है, इन्हीं से तो आती है। और ऐसी फोर्स की जो यूनिट है वो भी इन्हीं से आती है। देखो मास की यूनिट केजी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, अपॉन टाइम की यूनिट, यही तो यूनिट होती है फोर्स की। तो ये वाली जो यूनिट है वो कैसी यूनिट है, डेराइव। अब वो जो यूनिट थी जैसे केजी, जैसे मीटर, ये सब क्या इसमें आएंगी। अब क्लियर हो गया पूरा, क्वेश्चन करें जैसे उस पर कर रहे थे हम। यही टॉपिक था। अभी 1-2 टॉपिक और बचे हैं, वो कल होंगे। सारा ये चिंता मत करना कि नोट्स नहीं है इसके या मेरे पास कुछ नहीं है, वो सारा तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, चीजें समझ में आनी चाहिए और तुम्हारा काम रहेगा उन्हें पढ़ना। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेंगे
वो हो जाने चाहिए। तो मतलब ये है कि तुम्हारे समझ में आया। ठीक, जैसे उसे पूछ रहे थे हम। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि अगर हम एक चीज लिखते हैं फोर्स, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है कि यूनिट है, ये बताओ। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। और जब हम लिखते हैं न्यूटन, तो ये क्या होता है? और यूनिट किसकी? फोर्स की। समझ में आ गया? और देखो, अगर हमने एक वर्ड यूज किया मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और अगर हम इसकी जो भी यूनिट है वो लिखें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? यूनिट। समझ में आ रहा है ना? छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर हम लिखते हैं वर्क, तो वर्क क्या है? अगर हम लिखते हैं जूल, यूनिट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे खेलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे, अब वो क्वेश्चन मतलब उसी में सारी चीजें समेट देंगे। ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट आज सीखे हैं ना, तो सारे के सारे उसी में समेटेंगे। चलो, पहला देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें लिख रहे हैं हम। ये लो, अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और अगर सारा चीज समझ में आएगी तो सारे जवाब आएंगे। तो पहला पहला क्वेश्चन है, गिवन फिगर में नंबर ऑफ एफ पी क्यू, नंबर ऑफ एफ पी क्यू इन दिस गिवन फिगर। अभी रुको, सारे जवाब आने दो। मतलब सुन लो, देखो, मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट है। हम जब आप पूछते हैं तो बोलते रहना, मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल, यानी एफ पी क्यू है। टिक कर दे। एक लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और वो भी है, तो ये हो गया। ठीक, अच्छा, केजी क्या है? यूनिट है। किस तरीके की यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है ना, क्योंकि मास की यूनिट है और मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो केजी हुई यूनिट। तो ये तो नहीं होगा ना, यूनिट थोड़ी हमने पूछी है, अब हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम, मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन क्या एफपी क्यू है ना, डीपी क्यू है, तो मोमेंटम भी नहीं आई। टॉर्क सिर्फ 7, वो जो 7 थे वही ढूंढना है तुम्हें। देखो, वो 7 कौन कौन से थे? एम एल टी टी ई ए एल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यही चीजें ढूंढनी है। देखो, मास, अच्छा, इसको टॉर्क भी नहीं है, इंपल्स भी नहीं है, ठीक है, एक्सीलरेशन भी नहीं है, टेम्परेचर एफपी क्यू है, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, और साथ में कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल। ये भी टिक करो। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, इसको भी टिक करो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी टिक करो। वेलोसिटी
टाइम, और ये सारी क्या है? यूनिट। हमने पूछा क्या है? समझ गए? तो नंबर क्या आ गया? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ डीपीक्यू इन द गिवन फिगर। डीपीक्यू कितनी है? अब देखो, मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव्ड है एक, इसको सर्कल करो। टॉर्क डीपीक्यू है, इंपल्स, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, ये वेलोसिटी, और ये यूनिट है। ये तो फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, तो डीपीक्यू कितने होगा तुम्हारे? 5। तुम्हें पहचान में आनी चाहिए कि फंडामेंटल कौन से हैं, ठीक है, या यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है इनमें। अच्छा अब आ जाओ जरा डीयू के बारे में। आओ, डीयू मतलब डेराइव्ड यूनिट। बताओ कितनी है इसमें डेराइव्ड यूनिट? काउंट करो। देखो ये तो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, यूनिट यहां से स्टार्ट है। अच्छा यूनिट देखना, ये क्या है? ये क्या डीयू है? ये क्यों नहीं है डीयू? क्योंकि मास की है ना, और जो मास है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हटाओ। इस पे और ये किसकी यूनिट है? केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम देखो ऐसे पता कर लो, एम और मीटर पर सेकेंड मतलब वी, और एम भी हमने तुम्हें क्या बताया था? मोमेंटम। तो ये एक्चुअल पे डेराइव्ड यूनिट है, हमने पूछी क्या थी? डेराइव्ड यूनिट है, तो इसको सर्कल कर लिया। ये वाली, ये तो फोर्स वही होगी, फोर्स केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम इंटू ए। तो यानी कि ये भी क्या है? डेराइव यूनिट। उसके बाद कैंडिला, कैंडिला क्या डेराइव है? फंडामेंटल, क्योंकि वो उस वाली उसमें आ रही है, 7 वाले में लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडिला। इसको छोड़ो। ये भी नहीं, ये है कि नहीं है? नहीं है। ये डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये भी टेम्परेचर के, और टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हटाओ उसको। केजी मीटर ये वर्क का है मामला, वर्क W इज इक्वल टू F/S। तो पूरा करोगे तो यही आएगा, पढ़ रहा था ना अभी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी क्या है? डीयू है कि नहीं है? है। तो कितने हो गए? 1 2 3, इसे सर्कल बेकार कर दिया, 3। अच्छा, और जो लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए वो कौन सा? फंडामेंटल यूनिट्स। और जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनमें कौन कौन सी हैं? केजी है, टाइम भी है क्या? टाइम क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी है ना। यही चीजें आनी चाहिए, कोई कंफ्यूज ना हो, एकदम से क्लियर रहनी चाहिए सारी चीजें। यानी केजी। दूसरी कैंडिला, कैंडिला किसकी यूनिट थी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो उसमें आ रही थी 7 वाले में। ठीक, क्लियर हो गया। ये और एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का था, तो ये भी हो गया तुम्हारा। तो ये बाकी के, और ये टेम्परेचर के, तो बाकी वजह 4 किसके हो गए? फंडामेंटल यूनिट हो गई। तो अब कुछ समझ में आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस, यूनिट क्या उनमें डिफरेंस, फिर उनमें भी फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप, फंडामेंटल और डिराइव, और यूनिट के 2 टाइप, फंडामेंटल और डिराइव। क्लियर हो रहा है सारी चीज? अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसका मतलब सारे चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि फंड, और सातों याद होनी चाहिए। उसके लिए तरीका क्या था? MLTT/EAL। क्लियर? ये थोड़ी रटो 2-3 बार, MLTT/EAL यही याद हो जाएगा। MLTT/EAL, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। और इन्हीं की जो यूनिट होंगी वो फंडामेंटल यूनिट। क्लियर? और जो इनके अलावा है वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उनकी जो यूनिट है वो डेराइव्ड यूनिट। सारी चीज क्लियर हो गई? अब देखो, अब घर के लोग क्या पढ़ेंगे कल, खत्म हो गया आज का टाइम। कल देखो क्या देखेंगे। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, इस चैप्टर में वही चीजें बची जो मुझे बता रहे थे। विशेष को क्या बता रहे थे? एक चीज बता सिस्टम ऑफ यूनिट, और दूसरी चीज क्या बचा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एक दूसरे में। देखो करके लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। इंट्रोडक्शन पार्ट जो था फिजिक्स का, कि फिजिक्स क्या है, मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब पढ़ा। उसके बाद अपने लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी कवर कर लिया। फिजिकल क्वांटिटी को क्यों लाया गया था फिजिकल क्वांटिटी को? जो फिजिक्स के जो नियम थे उन्हें डिफाइन करने के लिए। ठीक है?
और फिजिकल क्वांटिटी का हमने क्लासिफिकेशन भी कर लिया था। इसके बाद हमने यूनिट्स पढ़ ली थी। यूनिट्स ये पढ़ी हमने, क्यों लाई गई यूनिट्स, ये भी क्लियर हो गया। यूनिट्स क्यों लाई गई, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि भाई फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल है सारी की सारी, उन्हें मेजर करना है तो तुम्हें क्या चाहिए, यूनिट। और यूनिट में भी हमने इसके भी क्लासिफिकेशन पढ़ डाले। तो अब यूनिट के ही दो टॉपिक हैं, एक है सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें तुम सुने होंगे तुम्हें MKS, FPS, CGS, ये सब आएंगे इसमें। और दूसरा जो होगा वो यूनिट्स का रहेगा कन्वर्जन, मतलब यही केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, ये सारी चीजें। ये दो टॉपिक कल रहेंगे। कल यूनिट खत्म हो जाएगा, डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, कल तुम एंटर कर जाओगे क्लास 11th वाले में। चलो